दोस्तों जौहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय जौहर साथियों। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को एक शेर बोलूँगा दोस्तों। गुरु बिन ज्ञान न उपजे और गुरु बिन मिले न दोष और गुरु बिन लिखे न सत्य को और गुरु बिन मिटे न दोष। और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएँ दोस्त। और आज हम पशु परिचर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तब तक आप मेरे साथ में बने रहें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आज के सबसे पहला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान में प्रथम पशु गणना कब की गई दोस्तों। जो राजस्थान में प्रथम बार पशु गणना की गई थी वो दोस्तों कब की गई थी, ये हमारा प्रश्न है। 1954-55 में, या फिर 1949-50 में, या फिर 1920 में, या फिर 1919 में, या फिर 1964-65 में। तो जो हमारी प्रथम बार पशु गणना की गई थी वो दोस्तों हमारा 1919 से 1920 के अंदर की गई थी दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि नस्लों के आधार पर प्रथम कौन सी पशु गणना की गई। जो नस्ल के आधार पर पशु गणना की गई थी वो कौन सी पशु गणना थी दोस्तों। 20वीं थी, या फिर 19वीं थी, या फिर 70वीं थी, या फिर 18वीं थी, या फिर अनुत्तर प्रश्न है, इसमें कोई उत्तर नहीं है दोस्तों। तो जो हमारी नस्लों के आधार पर प्रथम पशु गणना की गई थी वो दोस्तों हमारी 18वीं पशु गणना की गई थी दोस्तों। 18वीं पशु गणना की गई थी नस्लों के आधार पर दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि कौन सी प्रथम पशु गणना जो डिजिटल रूप से की गई, जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया दोस्तों। जो पशु गणना की गई थी डिजिटल रूप से की गई और इसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था, वो कौन सी पशु गणना है दोस्तों। 19वीं है, 18वीं, या फिर 70वीं, या फिर 20वीं। तो जो डिजिटल और सॉफ्टवेयर का उपयोग किया था वो दोस्तों हमारी 20वीं पशु गणना के अंदर किया गया था दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में दूध टेटापेक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। जो दूध टेटापेक संयंत्र वो कहाँ पर स्थापित किया गया। कठपुतली जयपुर में, या फिर रामसर में, या फिर अजमेर में, या फिर जोधपुर में। तो कठपुतली जयपुर में दूध टेटापेक संयंत्र स्थापित किया गया था दोस्तों, कठपुतली जयपुर में। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि भारत में उपस्थित कुल पशुधन का कितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। भारत में उपस्थित कुल पशुधन का कितने प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है, ये हमारा आज का प्रश्न है दोस्तों। 15.27%, या फिर 11.27, या फिर 9.27, या फिर 12.27। तो इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों 11.27 हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। जो हमारे राजस्थान में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विद्यालय की स्थापना की गई थी वो दोस्तों हमारे कब की गई थी। 1954 में की गई थी, या फिर 2010 में, या फिर 2013 में, या फिर 2009 में। तो जो हमारी प्रथम राजस्थान में पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 2010 में की गई थी दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट कब जारी की दोस्तों। जो हमारी 20वीं पशु गणना थी उसकी रिपोर्ट हमारी कब जारी की गई थी दोस्तों। 16 अक्टूबर 2015 को, या फिर 16 अक्टूबर 2016 को, या फिर 16 अक्टूबर 2018 को, या फिर 16 अक्टूबर 2019 को। तो हमारे 16 अक्टूबर 2019 को 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता। और ये पशु गणना हमारे सॉफ्टवेयर के आधार पर की गई थी दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, राज्य की कुल जीडीपी में पशुधन व मत्स्य कितने प्रतिशत का योगदान है दोस्तों। जो राज्य में कुल जीडीपी में पशुधन और मत्स्य प्रतिशत का, मछली पालन के प्रतिशत का कितना % योगदान है दोस्तों। 4.11% पशुधन और मत्स्य का 1%, या फिर 2.4% पशुधन और 1.5% मत्स्य, या फिर 1% पशुधन या 11% मत्स्य, या फिर 9% मत्स्य, या फिर 4% पशुधन। तो जो हमारा यहाँ पे उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा 4.11% तो हमारा पशुधन था। 4.11% पशुधन और मत्स्य पूछे तो हमारा 1% मत्स्य का योगदान था दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। कृषि से प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद कितने परसेंट पशुधन से प्राप्त होता है दोस्तों? जो घरेलू उत्पाद का कितने परसेंट पशुधन से हमें प्राप्त होता है दोस्तों? 20%, 25%, 30% या 35%? तो 25% हमारा घरेलू उत्पाद के प्रतिशत से पशुधन हमारा प्राप्त होता है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कृत्रिम गर्भाधान में कितना वीर्य काम में लिया जाता है दोस्तों? जो कृत्रिम गर्भाधान है उस समय वीर्य काम में कितना लिया जाता है दोस्तों? 0.-2 मेल, या फिर 2-2.5 मेल, या फिर 25-3.5 मेल। तो जो हमारा यहाँ पे उत्तर राइट हो जाएगा वो दोस्तों 0.5-2 ml, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है, ए ऑप्शन। 0.5-2 ml कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य काम में लिया जाता है दोस्तों। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। गाय भैंस की नाड़ी की जाती है दोस्तों, गति किस धमनी से ज्ञात करते हैं? जो हमारी गाय भैंस की नाड़ी की जाती है वो कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं दोस्तों? फॉर्मेल धमनी से, या फिर फेशियल धमनी से, या फिर कोक्सीजियल धमनी से, या फिर स्टाइगा धमनी से? जो हमारा यहाँ पे गति ज्ञात करते हैं गाय भैंस की नाड़ी की वो दोस्तों हमारा कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात करते हैं दोस्तों। कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात करते हैं, इसी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, भेड़ और बकरी की नाड़ी गति। जो भेड़ और बकरी की नाड़ी की गति की धमनी ज्ञात की जाती है दोस्तों? फॉर्मेल धमनी से, या फिर फेशियल धमनी से, या फिर कोक्सियल धमनी से, या फिर स्टाइगला धमनी से? तो जो हमारी यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा, भेड़ और बकरी की नाड़ी से गति की धमनी ज्ञात करते हैं वो दोस्तों हमारी फेमोरल। जो हमारा फेमोरल ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला प्रश्न है, घोड़े की, जो हमारा घोड़ा होता है उसकी नाड़ी की गति धमनी ज्ञात की जाती है दोस्तों, किसके आधार पर ज्ञात की जाती है? कोक्सीजियल धमनी के आधार पर, फेमोरल धमनी के आधार पर, या फिर स्टाइगला धमनी के आधार पर, या फिर फेशियल धमनी के आधार पर? जो घोड़े की है वो फेशियल के आधार पर की जाती है, और गाय और भैंस की जाती है वो दोस्तों हमारा फेमोरल धमनी के आधार पर की जाती है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पशु की ब्याने की कितने सप्ताह बाद अधिकतम दूध उत्पादन होता है दोस्तों? जो पशु होता है उसके ब्याने के बाद कितने दिन के बाद अधिकतम दूध उत्पादन किया जाता है दोस्तों? 2 से 4 दिन, 4 से 6 दिन, 6 से 8 दिन, या फिर 8 से 10 दिन? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा पशु के ब्याने के सप्ताह के बाद 8 से 10 दूध उत्पादन होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पशु के कितने ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है? जो हमारा पशु होता है उसके कितने दिन, कौन से ब्यात में दूध सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों? ऑप्शन दे रखे 1 से 2, दूसरा दे रहेगा 3 से 4, तीसरा दे रहेगा हमारा 2 से 3, और चौथा दे रहेगा हमारा 3 से 5। तो जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों 3 से 4 दिन के अंदर पशु के ब्यात में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की गई, कब की गई दोस्तों? जो भारत में डेयरी निगम स्थापना है वो दोस्तों हमारा कब की गई थी दोस्तों? ये हमारा आज का प्रश्न है। 13 जनवरी 1970, 23 जनवरी 1970, 3 जनवरी 1970, या फिर 3 जनवरी 1975? तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन रेट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा 13 जनवरी 1970 के अंदर डेयरी निगम की स्थापना की गई थी दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन की स्थापना कब की? जो राजस्थान में ऑपरेशन डेयरी फाउंडेशन की स्थापना की गई वो दोस्तों हमारे कब की गई? 75-76 में, या फिर 1976-77 में, या फिर 77-78 में, या फिर 78-79 में? तो जो हमारा 77 और 78 के अंदर हमारे ऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, और जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई? जो राजस्थान में डेयरी विकास की स्थापना की गई वो दोस्तों कब की गई? 1975 में, 1976 में, या फिर 1977, या फिर 1978? तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा 1975 के अंदर ने डेयरी निगम विकास की स्थापना की गई थी दोस्तों। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि गौ पशु में सामान्यतः
सामान्य तो सूखी हड्डियाँ अवांछित पदार्थों को चबाना कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होता है दोस्तों? गोवंश में सूखी हड्डियों और अवांछित पदार्थों को चबाना कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है दोस्तों? ये हमारा प्रश्न है। आयरन से होता है या मैग्नीशियम से होता है या फिर फास्फोरस से होता है या फिर पोटास से होता है? तो जो हमारा फास्फोरस के कारण सूखी हड्डियों व अवांछित पदार्थों को चबाने में पोषक तत्वों की कमी के कारण फास्फोरस पोषक तत्व की कमी के कारण सूखी हड्डियों अवांछित पदार्थों को चबाना होता है दोस्तों। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। भारत में पशु प्लेग मुक्त कब घोषित किया? जो भारत के अंदर पशु प्लेग घोषित किया गया था वो दोस्तों हमारे कब किया गया था? 28 जून 2007, 28 जून 2009, 28 जून 2011, 28 जून 2015। तो 28 जून 2011 के अंदर पशु प्लेग मुक्त घोषित किया गया था दोस्तों। ये ऑप्शन राइट होता दोस्तों। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? जो सांड होता है उसके वीर्य का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 4.6 होता है या फिर 5.6 होता है या फिर 3.8 होता है या फिर 6.8 होता है? जो हमारे सांड के वीर्य का पीएच होता है वो दोस्तों हमारा 6.8 होता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। पशुशाला में पशु बांधने की कौन सी विधि से अच्छी मानी जाती है दोस्तों? पूँछ से पूँछ विधि, पूँछ से सिर विधि, सिर से सिर विधि, सिर से पूँछ विधि। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्त हमारा पूँछ से पूँछ विधि पशु बांधने की विधि अच्छी मानी जाती है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा है कि कम उम्र के पशुओं को चुनाव की कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है दोस्तों? जो हमारे कम उम्र के पशु है उनको चुनाव की विधि से सर्वोत्तम मानी जाती है दोस्तों। वंशावली या फिर सींग देखकर या फिर शरीर देखकर या फिर ए व बी दोनों। तो हमारी वंशावली के आधार पर चुनाव की विधि सर्वोत्तम मानी जाती है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? जो हमारा अंगोरा नामक ऊन है वो दोस्तों हमारे किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, खरगोश से, बकरी से, सुअर। खरगोश से हमारा अंगोरा नामक ऊन प्राप्त होता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है दोस्तों? जो राजस्थान के अंदर सबसे हमारी पुरानी डेयरी वो कौन सी है? पद्मा है या फिर गगमूल है या फिर सरस है या फिर उर्मुल है? जो हमारी पद्मा डेयरी है वो सबसे पुरानी डेयरी मानी जाती है दोस्तों। पद्मा डेयरी है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति कहाँ स्थित है दोस्तों? जो राजस्थान के अंदर प्रथम महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति है वो कहाँ पर स्थित है? बिछमाल, लुणुकसर या फिर भोजपुर या फिर सूरतगढ़। तो जो हमारे भोजपुर के अंदर राज्य की प्रथम महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति स्थापित की गई थी दोस्तों। ये हमारा स्थित भोजपुर में है। और आज का जो हमारा 28वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। नवजात बछड़े को उसके शरीर भार कितना खीस पिलाते हैं दोस्तों? 1.5 भाग, 1.20 भाग, 1/7 भाग, 1/10 भाग। तो 1/10 भाग हमारे नवजात बछड़े को शरीर भार का खीस पिलाते हैं दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, नवजात बच्चों को सर्वप्रथम पिलाया जाता है दोस्तों। नवजात बच्चे को सबसे पहले क्या पिलाया जाता है? दूध, दवा, खीस, पोलियो। तो खीस हमारा सब नवजात बच्चे को सबसे सर्वप्रथम पिलाया जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि पशु में स्थायी धातु की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हमारे पशु होते हैं उनके अंदर स्थायी धातु की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शन दे रखा हमारा 20, दूसरा दे रखा 30, तीसरा दे रखा 25, चौथा दे रखा हमारा 32। तो हमारे पशुओं में स्थायी धातु की संख्या हमारे 32 होती है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है। और आज का जो हमारा 33वें नंबर का प्रश्न, भेड़ बकरी में अस्थायी धातु की संख्या कितनी होती है? जो हमारे भेड़ और बकरी है उनके अंदर अस्थायी धातु की अस्थायी 20 होती है, 22 होती है, 18 होती है, 34 होती है। तो 20 हमारे अस्थायी भेड़ और बकरियों में अस्थायी धातु की संख्या होती है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। पूर्ण दूध में वसा व SNF की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। ये हमारा प्रश्न है, पूर्ण दूध में वसा व SNF की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। 3.25% बटा 8.5%, 4.25% / 8% 8.5% अथवा 3.5%, 8.0% अथवा 4.25%। तो जो हमारे यहाँ पे पाई जाती है वो दोस्तों दूध में वसा व SNF की मात्रा पाई जाती है वो 3.25 / 8.5%। ये ऑप्शन हमारा पे राइट होता है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है,
दूध में पीला रंग किसके कारण होता है? जो दूध के अंदर पीला रंग होता है वो दोस्तों हमारे किसके कारण होता है? लैक्टोग्लोबिन के कारण, ए व बी दोनों, केसिन के कारण या केराटिन के कारण। जो हमारे केराटिन के कारण दूध में रंग पीला होता है दोस्तों, केराटिन के कारण दूध में रंग पीला होता है। दूध में सफ़ेद रंग किस कारण पाया जाता है? जो दूध के अंदर हमारा सफ़ेद रंग पाया जाता है वो दोस्तों हमारे किस कारण पाया जाता है? केसिन के कारण, केराटिन के कारण, केसिन के कारण या फिर लैक्टोग्लोबिन के कारण या फिर स्टामिस्टिन के कारण। जो इलास्टिन के कारण हमारा दूध के अंदर सफ़ेद रंग पाया जाता है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और दूध में कौन सा प्रोटीन पाचन तंत्र होता है दोस्तों? दूध के अंदर हमारा कौन सा प्रोटीन परावर्तन तंत्र होता है दोस्तों? लैक्टोग्लोबिन या फिर लैक्टोएलुबिन। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होते हैं। लैक्टोग्लोबिन भी पाया जाता है, एल्यूक्टोबिन भी पाया जाता है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। दूध में कौन सी प्रोटीन पाचन तंत्र नहीं होता दोस्तों? जो इलास्टिन, ग्लोबिन या फिर एल्यूग्रीन या उपरोक्त से दूध के अंदर पाचन नहीं होता है वो दोस्तों हमारा इलास्टिन का पाचन नहीं होता दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा पे राइट होता दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, दूध प्रोटीन में केसिन की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। जो दूध के अंदर प्रोटीन है उसके अंदर केसिन की मात्रा कितनी पाई जाती है दोस्तों? 10%, 20%, 40%, 80% या फिर 100%। तो हमारा जो ऑप्शन रेट हो जाएगा वो दोस्तों 80% हमारे दूध प्रोटीन की केसिन की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान बजट 2023-24 में सरकार ने सबसे अधिक देयता किस पद पर अनुमानित की? ठीक है दोस्तों, 2023-24 के अंदर सरकार ने सबसे अधिक देयता किस मद पर अनुमानित की? आंतरिक उदार रीति, केंद्रीय ऋण का पुनर्वर्तमान या फिर पूंजीगत परिव्यय या फिर राजस्व व्यय या फिर ब्याज अदायगी। तो राजस्व व्यय के अंदर हमारे 2023-24 के अंदर अधिक देयता मद अनुमानित की दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में कृषक कल्याण कोष की राशि को कितना करने की घोषणा की गई? 5,07,500 करोड़ या फिर 9,000 करोड़ या फिर 11,000 करोड़। तो जो हमारे यहाँ पे राइट होगा वो दोस्तों हमारा 7,500 करोड़, 7,500 करोड़ कृषि बजट 2023-24 में कल्याण कोष की राशि करने की घोषणा की गई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, कृषि बजट 2023-24 में 11 मिशन के अतिरिक्त 12वां मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 12वां मिशन है दोस्तों राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संदर्भ मिशन। तो ये दोस्तों हमारा राजस्थान युवा कृषक कौशल क्षमता संदर्भ मिशन पर आधारित है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और दूसरे ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान युवा कृषक कौशल मिशन या राजस्थान युवा कृषक प्रोत्साहन मिशन या फिर उपयुक्त तो कोई नहीं। जो हमारा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों ए ऑप्शन है यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ पर कृषि विद्यालय के साथ कहाँ पर कृषि विद्यालय के साथ ही नवीन पशु विद्यालय स्थापित किया गया दोस्तों? जोबनेर जयपुर में या फिर रामगढ़ जयपुर में या फिर फतेहपुर सीकर में या फिर मंडोर जोधपुर में या फिर 69 प्रश्न। तो जो हमारा जोबनेर जयपुर के अंदर कृषि विद्यालय की नवीन पशु विद्यालय की स्थापना की और प्रस्तावित किया गया दोस्तों, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट होता दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह दोस्तों है 57 समिति या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग या फिर शाह आयोग या फिर स्वर्ण समिति आयोग या फिर 69 प्रश्न। तो जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारे स्वर्ण सिंह समिति के अंदर संविधान में मूल कर्तव्य को सिफारिश पर सम्मिलित किया गया दोस्तों, वहाँ है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग मूल कर्तव्य के संबंध से नहीं है दोस्तों? जो हमारा मूल कर्तव्य के संबंध से नहीं है वो दोस्तों कौन सा है? त्याग, स्त्री के सम्मान के विरुद्ध प्रथा, ये दोस्तों है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का या फिर प्रशिक्षण, भावता की प्रभुत्ता, एकता अखंडता की रक्षा या फिर निर्माण, भारत के सभी लोगों को समरसता और सम्मान, आत्म की भावना। तो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारा नहीं है, वो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया दोस्तों? ऑप्शन दे रखे हमारा यहाँ पे स्वतंत्रता का या फिर समानता का या फिर शिक्षा एवं संस्कृति का या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर 69 प्रश्न। तो जो हमारा 86वें संशोधन के अंदर शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का भाग बनाया वो दोस्तों स्वतंत्रता संविधान
का स्वतंत्रता का अधिकार बनाया दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? किराड़ू, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर, अबंदरी, दौसा, चंद्रावती, झालावाड़। तो किराड़ू बाड़मेर में हमारा सोमेश्वर मंदिर स्थापित है दोस्तों। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होता दोस्तों। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ स्थापित किया गया दोस्तों। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ कब स्थापित किया गया दोस्तों? 7 अगस्त 1961, 10 अक्टूबर 1953, 15 जुलाई 1950 और 31 फरवरी 1948। तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ स्थापित किया गया था वो दोस्तों हमारा 7 अगस्त 1961 को किया गया था दोस्तों। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट है दोस्तों। राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जो राजस्थान के अंदर जहांगीर महल है वो दोस्तों हमारे कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? किशनगढ़ में, डीग में, अजमेर में या पुष्कर में? पुष्कर में हमारा जहांगीर महल है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट होता है। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना, अगर प्रश्न का उत्तर गलत हो तो आप कमेंट में जरूर करना। इस 66वें नंबर का प्रश्न, जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये प्रश्न। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की वस्त्र की नगरी का विख्यात है दोस्तों। राजस्थान के अंदर वस्त्र की नगरी कौन सी? पाली, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर। तो भीलवाड़ा हमारी वस्त्रों की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी, अलवर को माना जाता है दोस्तों। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ या फिर टोंक, जैसलमेर या सीकर। तो जहाँ ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों हमारे सीकर। अर्धचंद्राकार प्याले जैसा है वो दोस्तों हमारे सीकर का है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। इसी दौर पर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा नगर राजस्थान का कातपुर कहलाता दोस्तों? कौन सा नगर है वो राजस्थान का कातपुर कहलाता है? जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा। तो जो हमारा कोटा है वो दोस्तों हमारा कातपुर कहा जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका ऑक्सीकरण होता है या फिर अपचयन होता है या फिर अप्रभावित रहते हैं, जल अपघटन होता है? तो ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। ऑक्सीकरण होता है जब पोटेशियम धातु के मिलवाते हैं तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक और सभी को थैंक्स, और मिलते हैं कल नेक्स्ट एक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।